नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सेल पर। सेल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सारी चीजें हैं मैं यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर आज। और ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिएगा। हर एक चीज बेसिक से लेकर एकदम आपको ये कह सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो ये वीडियो को लास्ट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धैर्य बनाकर चलना है हम सभी को। चलिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा जो टॉपिक है इसी यही है, यानी कि हमारे लाइफ की एक आधारभूत संरचना, है ना। हमारी लाइफ की आधारभूत संरचना का मतलब ये होता है, जैसे हमारी लाइफ की कभी आप देखते हैं धीरे धीरे हमारी बॉडी में ही आप देखेंगे कि एक छोटी सी बॉडी एक इतना बड़ा आकार ले लेती है। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। आप देखेंगे जैसे भाई अगर हमारी बॉडी छोटे से होकर के, यानी कि एक 0 ईयर का जो बच्चा है वो एक 55 या 20 की एज में पहुंचने पर उसकी बॉडी एक भयानक रूप में, यानी आप कह सकते हैं उसकी बॉडी में एक ड्रेस्टिक चेंज हो जाता है, यानी छोटी सी बॉडी एक बड़ी बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। आखिर में ऐसा हुआ कैसे? कहीं न कहीं कुछ प्रोसेस हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति में, उस ऑर्गेनिज़्म में नंबर ऑफ सेल्स बढ़े होंगे, है ना? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तभी ऑर्गेनिज़्म की साइज़ बढ़ेगी। आप समझिए बात को। अगर नंबर ऑफ सेल्स घटा दिए जाएँ तो भाई ऑर्गेनिज़्म की साइज़ भी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि सेल ही वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी ऑर्गेनिज़्म को एक अपर स्टेज तक ले जाता है। जैसे सपोज़ दैट हमारे पास क्या है, एक ब्रिक्स है। एक हमारे पास क्या है, ब्रिक्स है, ईंट है। और एक ईंट से हम मकान नहीं बना सकते, ये तो डेफिनेटली है। एक ईंट से तो हम मकान नहीं बना सकते, लेकिन अगर हमारे पास हजारों ईंट हो, है ना, हजारों की संख्या में, तो हम क्या करते हैं, एक मकान बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास हजारों ईंट है। अब इसी एक ईंट को मान लीजिए सेल, है ना, एक छोटा सा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसी को आप मान लीजिए सेल, कि हमारा जो एक ईंट होता है वो क्या है, हमारा सेल है। ठीक है। अब इसी ईंट को हम क्या करते हैं, लाइन बाइन लगाते जाइए। हजारों सेल है हमारे पास हजारों सेल हैं, लगाते जाइए इसी तरीके से। आप देखेंगे एक समय के पश्चात ये जो आपको दिख रहा है, ये सेल धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक टिश्यू में। ठीक है। अच्छा, ये आपने पिछला लेक्चर हमारा टिश्यू वाला देखा होगा। आप देख रहे हैं ये सेल किस में कन्वर्ट हो गया, टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। यानी ये आपको जो एक वृक्ष दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, सेल। और ये जो द ग्रुप ऑफ द सेल क्या है, द ग्रुप ऑफ द सेल क्या है, ये टिश्यू होता है ना। अब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे टिश्यू हमारे पास मिल गए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलिए ये देखिए। ठीक है, एक टिश्यू ये हो गया, दो ये। अब ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे, है ना। अब कई सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हम सभी जानते हैं क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होता है, यानी कि इसलिए इसको बेसिक बोला गया। एक सेल क्या होती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सेल जो होता है आपका क्या होता है भाई, ये लिविंग होता है। और इसी लिविंग होने की वजह से इसमें, इसके अंदर कई प्रॉपर्टीज होती हैं। भाई ये लिविंग है, जितनी भी सारी हमारे यहाँ जो हमारे बॉडी में जितनी भी सारी आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह जो प्रोसेस होते हैं, सभी के सभी सेल के अंदर होते हैं। यानी आप एक चीज कह सकते हैं, अगर सेल अपना वर्क करना धीरे धीरे बंद कर दे तो जाहिर सी बात है वो पार्टिकुलर जो ऑर्गन होगा वो भी अपनी काम करना धीरे धीरे डाउन कर देगा। भाई यही होता है, कोई भी ऑर्गन फेल होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर की जो सेल्स हैं, वो टिश्यूज हैं, वो अपनी कार्यक्षमता को खो चुकी हैं, वो कार्य को नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए वो क्या करता है, वो हमारा ऑर्गन ही काम करना बंद कर देता है। चाहे जैसे चाहे वो किडनी हो, चाहे लीवर हो, क्योंकि ये सभी के सभी एक स्पेसिफिक कुछ टिश्यू से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। क्योंकि उनके अंदर की जो सारी सेल्स हैं, वो सेल्स अपना धीरे धीरे अपनी जो कार्य क्षमता होती है वो किसी न किसी कारण की वजह से अपनी क्षमता खो चुकी होती हैं, और वो वर्क करना बंद कर देती हैं। परिणाम स्वरूप हमारा ऑर्गन भी काम करना बंद कर देता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने बेसिकली मेन टॉपिक को। आइए देखते हैं क्या हमारा टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। सेल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ये हमारी लाइफ की एकदम बेसिक संरचनात्मक इकाई होती है। हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, दोनों करता है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल।
दोनों इसी रूप से बनते हैं, क्योंकि संरचना भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक संरचना से ही किसी भी बॉडी की कह सकते हैं उसका इसकी संरचना से पूरी बॉडी की ऑर्गन की संरचना भी डिसाइड होती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो सारी फंक्शन मैंने बताया ना कि अगर सेल वर्क करना बंद किया तो और टिश्यू भी वर्क करना बंद करेगा, टिश्यू वर्क करना बंद करेगा तो ऑर्गन भी अपना वर्क करना बंद करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब बेसिक क्या है, बेस क्या है इसका। देखिए हमारे पास, देखिए ये क्या है, सेल है, ये टिश्यू है ना, टिश्यू हो गया, ये हमारे पास ऑर्गन है। ठीक है, ये सेल जब अपना वर्क करना बंद करेगा तो ये भी अपना धीरे धीरे टिश्यू भी अपना वर्क करना बंद करेगा, और जब टिश्यू वर्क करना बंद करेगा तो ये ऑर्गन भी अपना कब वर्क करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए ये बेस क्या है, सेल है। इसी सेल की वजह से सीधा इस पर इंपैक्ट पड़ा है। अगर ये सेल वर्क करता रहता तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हुआ क्या, इस सेल ने अपना वर्क करना ही बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हमारा ऑर्गन भी खत्म हो गया। ठीक है, आई होप सारी चीजें बेसिक क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है कि आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सभी की सभी, यानी वो अगर वो लिविंग है वो क्या किससे बना होगा, सेल से बना होगा। एग्जाम्पल आप एक्सेप्शन के रूप में वायरस को छोड़ दीजिएगा, उस पर हम बाद अभी चर्चा करेंगे। एज ए होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे हमारा घर बना होता है किससे, ब्रिक्स से, वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। मैंने अभी पहले बताया जी। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान देना है, सभी सेल एक जैसी नहीं होती हैं। सभी के सभी सेल एक जैसी नहीं होती हैं। सभी सेल मतलब कई टाइप की सेल हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका फंक्शन भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास नर्व सेल है, नर्व सेल का वर्क अलग है भाई, हमारे बॉडी में इंपल्सेस का कंडक्शन करती हैं, यानी इंफॉर्मेशन को ले आने जाने को करती हैं। ब्लड सेल, ब्लड ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, हमारे बॉडी में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, है ना। मसल सेल, मसल टिश्यू यानी कि मसल मस्कुलर वर्क में वर्क करती हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे जो मसल सेल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑल सेल्स हैव सम फंडामेंटल कॉमन फीचर्स। अच्छा, इन सभी सेल्स में आपको एक चीज देखिए, सभी सेल का अलग अलग फंक्शन है, सब अलग अलग वर्क कर रहे हैं, लेकिन सभी सेल की बनावट में, उनकी संरचना में आपको कुछ एक चीज कॉमन पॉइंट मिलेगा, कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। जैसे क्या है, ऑल सेल्स हैव डिफिनिट सेल मेम्ब्रेन। भाई जितनी भी सेल, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, कैसी भी सेल हो, एक चीज क्या मिलेगी उसमें, सेल मेम्ब्रेन फिक्स है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। भाई ये हमारे पास सेल है, हो गया न्यूक्लियस हो गया, तो ये सेल मेम्ब्रेन तो चाहे प्लांट सेल होगी, चाहे प्रोकैरियोटिक होगी, चाहे यूकैरियोटिक होगी, चाहे जैसी भी सेल होगी, सभी के सभी में सेल मेम्ब्रेन पाई ही पाई जाएगी। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल सेल। भाई जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर का सेम है, सेम वर्क भी रहेगा इसका। भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वो वर्क होता है इसका, तो प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन उसमें भी प्रोवाइड करेगा, यानी प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। आगे, ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल। ये भी बात है, सभी सेल के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है हम सभी जानते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, जिसमें आपके डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये डीएनए क्या होता है, आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, कंटेन करता है। जीन भी इसी में प्रेजेंट होता है, इसी का एक सेगमेंट आप लेके कहेंगे कि भैया ये जीन है। ठीक है, यूजुअली डीएनए और समटाइम्स एज आरएनए। ठीक है, वेरियस फंक्शन सच एज सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड के किसके द्वारा फॉर्म होता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस से फॉर्म होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली सिमिलर मैनर सभी सेल में, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस एक समान, एक तरीके के जैसा होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो यह देखिए, ये मैं यहाँ किस चीज में बात कर रहा हूँ कि सभी सेल में क्या कॉमन फीचर है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोटिक हो, है ना। सभी में क्या मतलब, जो सभी में एक चीज कर सकते हैं, एकदम कॉमन होना चाहिए। फिर आगे बात करें, ऑल सेल्स ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू इट्स सक्सेसर सेल। भाई जाहिर सी बात है, जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, वो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। यानी हमारे पास एक ये पुरानी सेल है, इससे बनने वाली जो नई सेल्स होंगी, है ना, इनमें, इन दोनों में इसकी प्रॉपर्टीज आएंगे। ठीक है, यानी जेनेटिक, अच्छा ये प्रॉपर्टीज क्यों आ रही, क्योंकि भाई इसके जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, एक थोड़ा सा इसमें गया, थोड़ा सा इसमें गया, जब दोनों में चला गया तो भाई जाहिर सी बात है इसकी प्रॉपर्टी दोनों में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मटेरियल एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस आर आल्सो सेम।
ठीक है। एक्सचेंज आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और भी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं, लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर सेम होती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हटेंगे हम फिर। चलिए आगे हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल, हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। सेल की खोज किसने की थी? हम सभी जान रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। लेकिन बात अभी यहाँ पलटेगी कि भाई लिविंग सेल की खोज किसने की थी। आइए देखते हैं। इन 1665 इंग्लिश साइंटिस्ट, है ना, ये फिजिसिस्ट थे, बात ये है ना, ये फिजिसिस्ट थे, बायोलॉजी से इनका कोई संबंध नहीं था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन थिंकिंग थिंकिंग प्रोसेस इनका अलग था, ठीक है। देखिए ये क्या थे, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। लुक्ड एट ए स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू ए माइक्रोस्कोपिक लेंस। ध्यान ये देना है, यहाँ पर जो इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेंस का यूज किया था वो सेल्फ मेड था, इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया था। इन्होंने ऐसा बाहरी नहीं, इन्हीं के द्वारा जो स्वयं बनाया गया था वो सारी चीजें थी। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप यहाँ मेंशन भी है। ही ऑब्जर्व्ड ए हनी कॉम पैटर्न इन ए स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने एक कॉर्क, जैसे इन्होंने कॉर्क लिया, उस पे जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं छोटे छोटे जैसे हनी कॉम जैसे कॉर्क दिख रहा है, ये देखिए, ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं इसी की बात कर रहा है ना। क्या कर रहा है कि विच कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल बॉक्स लाइक चैम्बर्स, देख रहे हैं, जो कि इनके पास एक मोटी दीवार है और इनका जो चैम्बर है जैसे बॉक्स जैसा दिख रहा है, ठीक है। रॉबर्ट हुक मेहनत यहाँ जब देखते हैं कि अरे ये तो कुछ नया दिख रहा है यार, ये तो है जैसे इनके बीच छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही हैं और साथ ही साथ इसमें नया नया बॉक्स दिख रहा है। आगे बात करते हैं क्या कर रहा है ये, ठीक है। फिर ही वाज द फर्स्ट यूज द टर्म सेल। सबसे पहली बार सेल का वर्ड किसने यूज किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किया था। ध्यान ये देना, हुक इज आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। भाई जाहिर सी बात है, सेल के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, भले ही नॉन लिविंग सेल थी ये, है ना, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, यानी कोशिका विज्ञान का जगत पिता बोला जाता है, ठीक है। सेल इज द लैटिन वर्ड, ध्यान ये देना है, ये कौन सी भाषा है? ये लैटिन वर्ड होती है, ठीक है। जैसे ग्रीक लैंग्वेज हो गया, लैटिन वर्ड लैंग्वेज हो गया ना, तो वैसे इस लैटिन वर्ड का वर्ड है विच मीन्स होता है, जिसका मतलब तो होता है ए लिटिल रूम, जिसका ही मतलब ही होता है एक छोटे रूम के जैसा, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। अब यहाँ देखिएगा, हमने बताया रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो नॉन लिविंग सेल थी, लेकिन इन्होंने जो खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ महोदय ने, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। कब किया था? 1674 में किया था, ये देखिए, है विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप लाया था वो एकदम इम्प्रूव था, यानी कि कह सकते हैं रॉबर्ट हुक के कंपेयर में इनका जो माइक्रोस्कोप था एडवांस था, ठीक है। ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। अच्छा, ये जो खोजी गई थी ये फ्री लिविंग सेल्स थी, कहाँ खोजा गया था? पॉन्ड वाटर में, ठीक है। कहाँ? प्रोटोजोआंस में, ठीक है, प्रोटोजोआंस में, ठीक है। सबसे पहली बार इन्होंने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन, अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 1831 के दौरान क्या करते हैं? डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। किसकी खोज करते हैं? न्यूक्लियस की खोज करते हैं। कब? 1831 में। यानी कि आप यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि सेल में सबसे पहली बार सेल तो खोजा किसने? हम सभी जानते हैं सेल की खोज किया आपके रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सेल में सबसे पहली बार सेल ऑर्गेनल की खोज किसने की थी? वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और सबसे पहली बार किस ऑर्गेनल की खोज हुई थी? वो हुआ था न्यूक्लियस का। ध्यान देना है, क्या मैंने कहा कि पहली बार सेल जो सेल की खोज की गई वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, लेकिन सेल में सबसे पहली बार सेल ऑर्गेनल की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक ब्राउन के द्वारा। कब की गई? 1831 में। जो सबसे पहली बार खोजा गया सेल ऑर्गेनल कौन सा था? वो न्यूक्लियस था। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ तक। आगे बात करते हैं पुरकिंजे 1839। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म, पीपी दोनों में वर्ड है, ठीक है, याद हो जाएगा आसान से। पुरकिंजे 1839 में क्वाइंट टर्म प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, ठीक है। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था नाम, हालांकि खोज किसी और ने की थी, लेकिन इन्होंने नाम दिया था, इसीलिए इनको हम यूज करते हैं। हमारी एनसीईआरटी इन्हीं को मेंशन करती है, ठीक है। फॉर द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंसेस इन द सेल, ठीक है। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म, भाई ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर बाद में आते हैं स्लाइडन एंड स्वान, ठीक है। दोनों तो बहुत फेमस है, इस कोई साइंटिस्ट नहीं थे भैया, ये दोनों वर्कर थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो वर्क किया वो साइंटिस्ट से ऊपर का कर दिया, ठीक है। प्रपोज द सेल थ्योरी विच स्टेटेड दैट, इन दोनों ने मिलकर के 1838-39 में
भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, किसकी खोज करते हैं ये, सेल थियरी को प्रपोज करते हैं, और क्या क्या करते हैं देखिए, कहते हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये बताते हैं कि भैया चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी के सभी किसके बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। क्लियर है, यानी जितने भी आपको, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सभी की सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी बात सही है, हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, हमने अभी अभी आगे चर्चा किया कि बेसिक यूनिट क्या है, हमारी बॉडी की ऑर्गेनिज्म की क्या बेसिक यूनिट होती है, वो सेल होती है। आगे फिर आते हैं विरचा मोहिते, कब आते हैं 1855 में। कहते हैं क्या कि ये थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं सेल थ्योरी, कहते हैं कि ऑल जितने भी सेल्स हैं, सभी जितनी भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है भाई, कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो भाई अपनी पुरानी कोशिकाओं से आ रहे हैं, अपनी पिछली कोशिकाओं से ही आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, आप सभी जान रहे हैं कि भाई जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही बनेंगे, ये डेफिनेटली तय है, ठीक है। अच्छा, ये टर्म किसने बताया था, ये विर्चॉ ने बताया था, ये कहीं आगे सेल थ्योरी मेंशन नहीं था, ये फर्स्टली टाइम गाइड किया गया था। फिर टू जर्मन वर्कर मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का, यानी नॉल एंड रस्का, है ना, नॉल एंड रस्का, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे, क्या करते हैं 1931 इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, नॉल एंड रस्का ने किया था। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये वर्कर थे, ठीक है। और ध्यान देना किस ईयर में खोजा गया था, 1931 में। सारी चीजें इंपॉर्टेंट फाइव को आप जरूर मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, फॉर दिस डिस्कवरी दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1986, और इसके लिए इनको 1986 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। भाई जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होना एक अपने आप में भाई बहुत बहुत, बहुत बड़ी बात थी। आज हम अपनी नेक्ड आई से देखना संभव नहीं है, उसके हम साइज को 10 गुना उसके साइज को बढ़ाकर हम देख सकते हैं। ये संभव हो पाया किसकी वजह से, नॉल एंड रस्का की वजह से हो पाया भाई। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या कहा था, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, है ना, जितने भी लिविंग बॉडी हैं सेल से बने होते हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना, इन्होंने ये भी बताया कि भाई जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, केमिकल कंपोजिशन लगभग लगभग सभी में सेम होता है। फिर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, भाई उनके आपसी सहयोग की वजह से, उनकी आपसी सहयोग कोलैबोरेशन की वजह से कोई भी सेल अपना पूरा कंप्लीटली रूप से वर्क कर पाता है। भाई सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उन सभी का भाई योगदान काफी जरूरी होता है। एक से सेल वर्क तभी कर पाएगा जब उसके अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल जब पूरी तरीके से अपना योगदान प्रोवाइड करेंगे तब। न्यू सेल्स डेवलप इनसाइड द ओल्ड वंस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम साइटोब्लास्ट के नाम जानते रहिएगा, ठीक है, किस नाम से, साइटोब्लास्ट। आगे बात करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे एक बार। चलिए, द सेल, एक मिनट, क्या कह रहा है, द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान वाज नॉट परफेक्ट। फिर बाद में क्या हुआ भाई, ठीक है आपने तो किया लेकिन ये सही नहीं था। भाई समय के अनुसार हम क्या करते हैं, उसमें चीजें में क्या करते, करेक्शन करते रहते हैं ना। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार करेक्शन हो रहा है, इसमें क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, वो तो नॉन चेंजेबल है, ये तो चेंजेबल है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन नॉन चेंजेबल है, उसके मूल अवधारणा को आप नहीं बदल सकते, लेकिन इसमें आप बदल सकते हैं, इसमें आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। इट हैड मेनी शॉर्टकमिंग्स, बहुत सारी इसमें कमियां थी, हेंस इट वाज मॉडिफाइड टाइम टू टाइम। फिर बाद में इसको मॉडिफाइड किया गया, क्या होता है, न्यू डिस्कवरी। वन इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्चा। फिर आते हैं 1855 में, ही स्टेटेड द कॉन्सेप्ट ओमनिसेलुला इसेलुलर। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इसका मतलब क्या होता है, द न्यू सेल्स ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अभी जस्ट ऊपर देख करके आ रहे हैं, है ना, इन्होंने यही बताया था कि नई सेल का फॉर्मेशन हमेशा अपनी पुरानी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है आगे। दिस प्रपोज्ड रिजल्ट वाज कॉल्ड थ्योरी ऑफ लिनियर, हाँ ये ठीक है, इसको थ्योरी ऑफ लिनियज के नाम जानते हैं, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। किसको, यही जो भैया इन्होंने बताया कि सेलुलर यही वाला मैटर, इसको हम जानते हैं किसको, थ्योरी ऑफ लिनियज के नाम से। दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द ल्यूइस पास्चर इन 1862। हाँ,
1862 में इसको लुईस पास्चर के द्वारा प्रूव किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं जब इन्होंने ऐसे दे दिया कि नहीं चलो ठीक है तुम्हारे कहने से मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तुमने बताया मैं उसको चलूंगा चेक करूंगा, जो तुम कह रहे हो वो बात सही है गलत है। तो लुईस पास्चर ने इस बात को जब उन्होंने चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो ये चीजें उनको सही मिली। ठीक है, अच्छा ये कब किए थे? 1962 में। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न सेल थियरी, जो वर्तमान समय में हमारे पास मॉडर्न सेल थियरी है, इनमें दो बहुत बेसिक, दो आपको ऐसी चीजें हैं जो हमको याद रखना है। पहला क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सभी सारी चीजें क्लियर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल के बने होते हैं, और उनके बने जो सेल प्रोडक्ट का मतलब होता है उनके ऑर्गेनेल से बने होते हैं। ही सेल्स ऑल सेल्स राइजेस फ्रॉम द प्रीएग्जिस्टिंग सेल्स। ये सारी चीजें क्लियर है। अब इस सेल थ्योरी कुछ एक्सेप्शंस है। मैंने पहले बताया कि आपको इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, आपको तो हर जगह सारी चीजें जो फैक्चुअल बता दी गई, लेकिन मैं इस क्लास को ऐसा रखा हूं कि आपको एक बार देखने के बाद, पढ़ने के बाद, हमें नहीं लगता आपको फिर से सेल के बारे में स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। इसको आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हर एक पॉइंट में आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं, यानी आपके यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये मैं इतना कह सकता हूं अभी तक में। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी के भी एक्सेप्शन है भाई, सबने आया अपना अपना बता के चले गए। कुछ हमको ऐसा मिल गया कि जो किसी के फॉल्ट, चाहे रुडोल्फ विर्चा हो, चाहे आपके कोई भी रहा हो, है ना, आप सबने तो ऐसा बताया था। लेकिन ये सेल जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म मिला है, इसमें तो ऐसा कोई खूबी नहीं है जो हमारे सेल से मिल रही है। देखते हैं क्या क्या। मेनी सेल जैसे विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस, एग्जांपल, तुमने कहा कि भैया सब में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है? सब में कहा तुमने कि सब में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन क्या कर रहा है कि हमारे जो कुछ जैसे माइकोप्लाज्मा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, है ना, इसमें तो न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। हमारे आरबीसी में खुद ही नहीं पाया जाता, ह्यूमन आरबीसी में खुद ही नहीं पाया जाता न्यूक्लियस। भाई एक्सेप्शन हुआ कि नहीं? भाई वहां कहा गया कि सभी में कॉमन है, सभी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। फिर क्या? वायरसेस डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर। अब बताइए, आपने कहा कि सभी सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी सेल से बने होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल जो होते हैं, ये भैया सॉरी, आपका वायरस जो होता है ये सेल का नहीं बना होता, ये असेलुलर बॉडी है, नॉन सेलुलर बॉडी है। ठीक है, कि इट कैन सो सम लिविंग प्रॉपर्टीज। भाई अब बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि भैया ये बिना सेल की बॉडी है लेकिन इसके पास लिविंग प्रॉपर्टीज है? हम सभी जानते हैं जो हमारा वायरस होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ब्रिज मानी जाती है, कड़ी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि भाई ये अपना वर्क 1000 साल बाद भी वैसे ही करेगा। तो इसीलिए ये एक्सेप्शंस हो गए। भाई आपने जो कहा, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैमेलियन आरबीसी मैंने पहले बताया, जैसे हम लोग की आरबीसी जो हो गई उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे मेनी फंगी जैसे राइजोपस हो गया, वाउचेरिया एल्गी हो गई ना, इसमें क्या होता है? दैट कंटेन मेनी न्यूक्लियस। अब बताइए, वाउचेरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक से अधिक न्यूक्लियस है। अब बताइए, एक से अधिक। ये राइजोपस देखिए, है ना, इसके पास भी एक से अधिक न्यूक्लियस हो गया। अब बताइए, आपने कहा था सिर्फ एक ही होता है। हाँ, आपने कहा सिर्फ एक ही होता है, कहां से 10 पाया जा रहा है? यानी एक से अधिक कैसे पाया जा रहा है? तो ये सारी की सारी कैसे हैं, क्या चीजें हैं? ये सभी की सभी एक्सेप्शंस होती हैं। आगे बात कर रहे हैं। हाँ, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। भाई यूनिसेलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब वन, सेलर का मतलब सेल। ठीक है, यूनि मीन्स, यूनि का मतलब ही होता है वन सेल, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल। ठीक है, ओनली वन सेल। भाई जिसके पास केवल एक सेल की बनी होगी वो क्या होगा? यूनिसेलर होगा। मल्टी सेलर क्या होता है? जो एक से अधिक सेल से बनी हो, बस। क्या? ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलर। और जैसे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, और सारे ऑर्गेनिज्म हो गए जो यूनिसेलर हैं, जो केवल और केवल एक सेल से बने हुए हैं। ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, मैंने पता है एक से अधिक सेल से बने होने चाहिए। जैसे आपको जितने फंगी हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, भाई एक से अधिक सेल से बने होते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर सेल बोलते हैं। सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ मल्टी सेलुलरिटी, है ना। मल्टी सेलुलरिटी की एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेल्स। इसमें क्या होता है ना भाई, सबका काम बटा हुआ है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये आपका हो गया भाई क्लोरोप्लास्ट, है ना, ठीक है, ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये आपका हो गया कह सकते हैं कुछ भी मान लो, सेंट्रोसोम वगैरह मान लो। ठीक है,
तो यहाँ देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग वर्क फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का अलग फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग फंक्शन है। यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबका फंक्शन बता हुआ है। ठीक है, सबका फंक्शन बता हुआ है। साथ ही साथ अच्छा, इस सेल का भी वर्क बटा हुआ है, इस सेल का भी वर्क बटा हुआ है, क्योंकि इसमें टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। मल्टी सेलर बॉडी में टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, यूनिसेलर बॉडी में कहाँ टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जितने भी सेल हैं देखेंगे सेल का भी फंक्शन अलग है, सेल ऑर्गेनल का तो ऑलरेडी है ही अलग। ठीक है, देयरफॉर वर्कलोड ऑन सेल्स इज वेरी लो एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर वर्किंग एफिशिएंसी इज हाई। भाई जाहिर सी बात है, मल्टी सेलर में कई टाइप की सेल पाई जा रही हैं, ये हो गया, ये हो गया, है ना, मान लीजिए कुछ भी, है ना, कई टाइप की सेल पाई जा रही हैं, सबका फंक्शन अलग अलग है, सब अपना अलग वर्क कर रहे हैं। यूनिसेलर बॉडी में ऐसा नहीं होता। यूनिसेलर बॉडी में क्या होता है, एक ही सेल है, उसी को सब करना होता है, इसीलिए उसकी वर्किंग, उस पर वर्कलोड ज्यादा होता है, और कह सकते हैं उसकी इफिशियंसी लो होती है, वर्किंग इफिशियंसी भी लो होती है। भाई एक ही सेल को आप सोचिए, एक परिवार में 10 मेंबर हैं, एक परिवार में ये मान लीजिए कई मेंबर है ना, और एक में एक ही मेंबर है। अब एक ही मेंबर को मैंने सारा का वर्क दे दिया, तो इसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा पड़ जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर सबको भैया तुम ये काम करना, तुमको ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये। एक परिवार में भाई जो, अब देखिए सबको अलग अलग कर दिया गया है, अब इस बेचारे को अकेले ही सब करना है, अकेले ही सब करना है, तो उस पर वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। तो भाई जिस पर वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा उसकी वर्किंग इफिशियंसी ऑलरेडी कम रहेगी कंपेयर टू अदर। यहां पर देख रहे हैं इस परिवार में 10 लोग पड़े हैं भाई, है ना, इस सबका काम बटा हुआ है, तो उसकी वर्किंग इफिशियंसी भी हाई होगा और वर्क भी ज्यादा होगा। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी अब। ठीक है, उसी प्रकार से सेल होता है, एक सेल के ऊपर ज्यादा लोड होता है, और अगर कई सारे सेल हैं तो सब भाई उनका वर्क अलग होता है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं, फिर क्या कर रहा है, द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर वर्क। भाई जितने हमने बताया भाई, सभी ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गए, सबका अलग अलग भाई सबका बटा हुआ है। दिस आल्सो इंक्रीज देयर वर्किंग एफिशिएंसी। भाई सबका वर्क बटा हुआ है, भैया तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम्हारा काम ये है, तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी ऑलरेडी हाई होनी ही है। फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज बेटर एडाप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर हैज मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। भाई जाहिर सी बात है, सबका जो है काम बटा हुआ है, वर्कलोड कम रहेगा, तो जाहिर सी बात है उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति पर ज्यादा लोड हो जाएगा तो वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर वही काम को धीरे धीरे बांट दिया जाए, कई कई लोगों में बांट दिया जाए, तो जाहिर सी बात है उनको अधिक दिन तक चला सकते हैं। ठीक, द डेथ ऑफ सम सेल्स डज नॉट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलरिटी में यही फायदा है। अब देखिए हमारे पास ये पूरा एक ये ऑर्गन हो गया, इस ऑर्गन सारे बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये सारे क्या सेल हैं। अब इसमें से एक दो सेल खत्म भी हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बॉडी पर कोई फर्क, इस ऑर्गन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई। कुछ मर गए, कुछ बूंदों के गिर जाने से सावन नहीं मरा करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ खत्म हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये एक बॉडी है, इसके पास यही ऑर्गन है, यही बॉडी भी है, यही सब कुछ है। अगर ये एक ही सेल है, ये खुद ही खत्म हो जाए तो बचा क्या। वो मतलब यूनिसेलर में ये होता है, अगर वो सेल खत्म तो मतलब पूरी बॉडी खत्म। मल्टी सेलर का ये मतलब ये नहीं है, एक सेल खत्म होने का मतलब पूरी बॉडी खत्म नहीं है। मैंने दिखाया ना, ये ऑर्गन है, एक सेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलर इंडिविजुअल हैव इन नंबर ऑफ टिश्यू ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। भाई हमने सबसे पहले यही बात है, इट्स मीन ऑल सेल डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शंस। अभी वही बात करके आ रहे हैं, सभी सेल एक जैसा वर्क नहीं करेंगे, सबका अलग अलग वर्क है। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट पंप द ब्लड। भाई हार्ट का काम क्या है, पंप, ब्लड को पंप करना। स्टोमच का वर्क क्या है, डाइजेस्टेड द फूड, भोजन को डाइजेस्ट करना। ब्रेन का वर्क क्या है, कोऑर्डिनेट बॉडी, बॉडी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये वर्क है। ठीक है, मसल का क्या वर्क है भाई, हेल्प इन मूवमेंट, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करना, उसमें मदद प्रोवाइड करना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसी जैसी सेल पाई जा रही है, सबका अलग अलग फंक्शन है, अपना अलग अलग वर्क है। ठीक है, आई होप सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, क्या कहता है,
कि हाँ, यूनिसेलुलर परफॉर्म ऑल वाइटल लाइफ एक्टिविटीज itself, but its components organelles exhibit division of labor. For example, mitochondria generates energy, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में क्या मैंने इसको इसलिए इस फॉर्म में लेकर आया हुआ है जिससे आप अच्छी तरीके से इसको अंदाजा लगा सके कि दोनों में वर्क क्या है, कितना क्या क्या सारी चीजें एक जैसी हैं, क्या क्या डिफरेंट है। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या बात कर रहा है, उसी साइड रहते हैं भाई। नंबर ऑफ सेल्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। यूनिसेलुलर केवल और केवल एक सेल का बना होगा। ये देखिए मोर देन वन सेल का बना है। वर्कलोड हमने बताया इसमें वेरी हाई, क्यों? क्योंकि एक ही सेल है, उसी को सब करना है। इसमें क्या है, वेरी लेस, क्यों? क्योंकि बात इसके पास बहुत सारे सेल हैं, सबका वर्क बटा हुआ है, इसीलिए इसमें वर्किंग कैपेसिटी हाई होती है। वर्कलोड कम होता है, वर्किंग कैपेसिटी हाई होती है। सर्वाइवल कैपेसिटी, unicellular organism have a lesser capacity of survival because of the death of the cell result in the death of the organism। हमने बताया इसमें एक ही सेल है, ये खत्म तो मतलब पूरी बॉडी खत्म। इसमें क्या है, कई सारे सेल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, खत्म, ये चलेगा तब भी। ठीक है। सेल रिप्लेसमेंट, देयर इज नो सेल रिप्लेसमेंट, यहाँ पर सेल का कोई रिप्लेसमेंट, नो चेंजेस। यहाँ पर द वीक एंड ओल्ड एंड डेड सेल्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस। भाई यहाँ पर एक सेल है, ये बहुत सारे सेल हैं, एक सेल खत्म हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसकी जगह एक नया पैदा करो, नई सेल्स वहां बन जाती हैं। नई सेल्स बनने से मतलब ये होता है वो सेल फिर से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाता है। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूविन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, यूनिसेलुलर में आती हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ऑल एनिमल्स है ना, प्रोटोजोआंस को छोड़ करके भाई, प्रोटोजोआंस को छोड़ करके, ठीक है, मोस्ट ऑफ एल्गी एंड फंगी एंड हायर प्लांट, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं शेप एंड साइज पर, साइज ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखो भाई, है ना, अलग अलग है ना। आप देख पा रहे आरबीसी का साइज अलग है, शेप अलग है, फंक्शन भी अलग है। व्हाइट ब्लड सेल, अब देखिए इसका भी शेप अलग है, साइज अलग है, फंक्शन भी अलग है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की देखिए, इनका भी शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, फंक्शन भी अलग है। नर्व सेल, इनका भी फंक्शन अलग है, शेप तो दिख ही रहा है, शेप साइज अलग ही है, एकदम एकदम अलग है ना। ये ट्रैकीड किसमें पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम में पाए जाते हैं, इसका देखिए फंक्शन अलग है ना। मीजोफिल्स का टिश्यू या सेल का देखिए अलग वर्क है, यही तो आपको फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होती हैं। आगे बात करते हैं फिर, आई होप सारी चीजें यहां तक क्लियर होंगी। ठीक है, वीडियो को एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है ये, और बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी। आगे, द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर। ठीक है, जो जाहिर सी बात है, साइज सेम नहीं, दे मे बी डिफरेंट इन शेप एंड साइज, ये भी क्लियर है ना। इवन इन द सेम इंडिविजुअल द सेल्स में शो डिफरेंसेस इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। अगर बाय द वे ये मान लीजिए कोई स्पीसीज एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ना, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, आपको शेप, साइज, फंक्शन सबको तो सेम मिल, जैसे ह्यूमन में देखिए, है ना, ह्यूमन में क्या है, सारी चीजें जैसे हमारे पेरेंट्स से हो गए, हमारे जो भी हमारे ह्यूमन जाति के लिए ले लीजिए आप, आपको हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जा रही हैं, जो ऑर्गन्स पाई जा रही हैं, है ना, ऑर्गन पाए जा रहे हैं, सबका फंक्शन सेम है। जैसा हमारे अंदर फंक्शन है वैसे हमारे माँ बाप के अंदर है, हमारे फ्रेंड्स के अंदर है ना, सबके अंदर है, सेम सेम सेल है, सेम फंक्शन हो रहा है। बट क्या सभी का शेप एक जैसा है, सभी की साइज एक जैसी है? नहीं है, ये डिफरेंसेस है। ठीक है, द वेरिएशन इन डिफरेंट सेल्स इन मेनली ड्यू टू द देयर डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, ये जो फंक्शन जो आपको दिख रहा है वेरिएशन, उनको वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके फंक्शन की वजह से आ रहे हैं, है ना। अब बॉडी के अंदर सारी चीजें अलग सेम है, लेकिन बाहर का फंक्शन आप शेप साइज देखिए एकदम अलग है। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन ही अलग है, हम अलग काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई हम जो है पढ़ने पढ़ाने का वर्क कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो अदर पर्सन है वो यही वर्क करे, उसका वर्क अलग हो सकता है, सारी चीजें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाइल स्किन सेल्स टू सर्व टू प्रोटेक्ट। ठीक है, स्किन सेल्स क्या करती है, हमारी प्रोटेक्ट करती हैं, किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एयर से, धूप से, इन सभी से बचाने का वर्क करती हैं। ठीक है,
WBC मेन किल्स इन द पैथोजेंस। WBC का क्या वर्क है भैया, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करे, मार के गिराओ। इसीलिए भैया खान पान बहुत जरूरी है, मेंटेन रख के रखिए, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी दीवार होती है। इम्यूनिटी खत्म हुई, हमारी बॉडी की पूरी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। सबसे छोटी सेल पीपीएलओ है, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक किस ग्रुप से बिलोंग करता है, माइकोप्लाज्मा ग्रुप से बिलोंग करता है। लार्जेस्ट सेल हम सभी जानते हैं ऑस्ट्रिच एग होता है। अगर ह्यूमन बींग में बात करें तो सबसे बड़ी सेल आपकी ओवा होती है, सबसे छोटी सेल आपकी स्पर्म होती है। ये सभी तो सभी आप जान रहे हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की, है ना। 2 टाइप की सेल होती हैं, ठीक है, कौन कौन से। पहला हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, बहुत कम, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू, सही सही एकदम, मतलब अधिक अमाउंट में। अब दोनों में यहाँ पर मैं दोनों को साथ इसलिए रखा हूं, दोनों साथ साथ रहेंगे, चीजें ज्यादा बेटर होती है। अब देखिए प्रोकैरियोट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, एक कंप्लीट न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस इज वेरी वेल डेवलप्ड। यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है, एकदम कंप्लीटली रूप से डेवलप्ड भैया, अपनी क्षमता से भरपूर होता है, अपने वर्क को करने में सक्षम होता है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यहाँ सराउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी में एक भी नहीं, किसी में दो पाया जा रहा है, ठीक। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यहाँ देखेंगे फिर प्रोकैरियोटिक में यहाँ क्या है, मेम्ब्रेनस जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सभी के सभी एब्सेंट होते हैं, बट इसमें पाए जाते हैं, है ना, इसमें पाए जाते हैं। जैसे मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल का मतलब हो गया आपका जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, आपका गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं, लेकिन इसमें पाई जाती हैं, जो कि भाई बाउंडेड होती हैं। राइबोसोम इसमें 70 टाइप का होता है, यानी 50-30 की फॉर्म होता है, 50 + 30, यहाँ पर मैथ मत लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर मैथ मत लगाइएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर जो उसका मैकेनिज्म है वो अलग होता है, उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं, किसी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। फिर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो 80 टाइप का, यानी 60-40 का होता है, 60-40 का होता है यहाँ, ठीक है। फिर सेल वॉल इज फाउंड बाय पेप्टिडोग्लाइकान, यहाँ पर जो सेल वॉल होती है यानी कि प्रोकैरियोट्स में वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। यहाँ पर देखेंगे किसकी बनी होती है, आप देखेंगे ग्लूकोज वगैरह की बनी होंगी आप, है ना, सेलुलोज की, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। फिर इसमें जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो मेसोसोम के द्वारा होता है, मेसोसोम के द्वारा प्रोकैरियोट्स में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो मेसोसोम के द्वारा होता है। वहीं हम यूकैरियोटिक में देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पर डीएनए का नेचर कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, ये सर्कुलर नेचर में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लीनियर फॉर्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में डीएनए का नेचर कैसा होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे न्यूक्लियर प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उन 5 पे कौन कौन से, एक H1 पाया जाता है, H2A पाया जाता है, H2B पाया जाता है, H3 H4, ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सभी की सभी क्या है, प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन जो कि प्रेजेंट हैं। यहाँ पर एक भी नहीं पाया जा रहा, आप देख रहे हैं किसी में एक भी नहीं, किसी में एक से बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। ये हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया है, ये भैया नेचर ने डिसाइड किया है कि तुम में कुछ भी नहीं पाया जाएगा, तुम में बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी। आगे बात करें हैं, वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में आपका वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, वहीं प्रोकैरियोट्स में आप देखेंगे वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, और यूकैरियोटिक सेल का देखिए स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है ना, इस दोनों में डिफरेंस साफ साफ दिख रहे हैं, शेप साइज में भी अलग है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सारी चीजें एकदम अलग हैं। आगे हम बात करें, क्या करें, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, आइए इसमें भी देख लेते हैं भाई। एक मिनट, सॉरी, आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, तो एक मिनट यहाँ से, चलिए यहाँ से स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर यहाँ से लीजिएगा, फिर यहाँ, ठीक है। फिर क्या करें, सबसे पहले हम प्लांट और एनिमल सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों होते हैं यूकैरियोटिक सेल, लेकिन अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम कंसिडर करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। साइज क्या होती है, साइज की बात करें, यहाँ पर प्लांट सेल की साइज लगभग ये बड़ी होती है कंपेयर टू एनिमल सेल, यहाँ देखिए इसकी कंपेयर में छोटी होती है। सेल वाल भाई हम सभी के सभी जानते हैं केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे
ये नॉन फ्लेक्सिबल होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा। प्लास्टिड देखेंगे, यहाँ पर प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। भाई प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, अगर ह्यूमन बीइंग में पाया जाता तो हम भी रंग बिरंगे तरीके से लेकर घूमते भाई, है ना। एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। क्लोरोफिल भाई इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कह सकते हैं कि पूरे प्लांट सेल में लगभग लगभग आपको क्या दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वैक्यूल्स ही दिखेगा, यहाँ पर एब्सेंट दिखेगा। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस ये कहाँ पर है, बाई साइड ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के जस्ट बगल में पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। यहाँ पर लगभग आपको क्या दिखेगा, सेंटर में दिखेगा, मोस्टली आपको सेंटर में ही दिखेगा, ठीक है। लाइसोसोम यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है या रेयर होता है, इसमें अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। रिजर्व फूड प्लांट सेल में किस फॉर्म में होता है, स्टार्च एंड फैट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं प्लांट सेल में जो फूड का स्टोरेज होता है वो किसी फॉर्म में होता है, स्टार्च एंड फैट में, यहाँ पर देखेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर होंगी, आई होप। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्लांट सेल का ये देखिए भैया, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस देख लीजिएगा, है ना। जो सेम, जो दोनों में सेम है उसको यहाँ पर मेंशन है, और जो डिफरेंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस दोनों पाया जाता है, एंडोप्लाज्म में दोनों पाया जाता है, राइबोसोम दोनों पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट ये डिफरेंट है, ये इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें है ना, ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, देखते जाइएगा। ग्रीन वाला जो आपको इधर दिख रहे हैं वो इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। ये देखिए जैसे वैक्यूल पाया जाता है, मतलब बहुत छोटा पाया जाता है। सेल वॉल नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता एनिमल सेल में, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सारी चीजें चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, एक जो सेल होता है बेसिकली, अगर हम एक सेल की बात करें उसमें बेसिक चीज, सारी चीजें क्या होंगी, क्या हमको बेसिक मिल सकता है। बेसिक हमको यही मिलेगा, जितने भी सेल होंगे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगा, यानी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ये तीन चीजें तो उसमें डेफिनेटली ही है कि पाई जाएंगी, सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर क्या बनता है, हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है, ध्यान नहीं देना है ना। हमारे पास जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो जब भी हम कहते हैं ये हमारे पास सेल हो गया, ठीक है। इसी यहाँ पाया क्या जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हो गए और ये साइटोप्लाज्म हो गए, ठीक है। तो इन इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म दोनों मिलाइए, यानी प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म सी, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ तक। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म किससे घिरा घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। फिर क्या, द साइटोप्लाज्म फर्दर कंटेन्स मेनी सेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, ईटीसी, ठीक है। एक सेल के अंदर ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो चलिए अब हमारी बारी है एक एक करके हर सेल ऑर्गेनेल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं अपने, ठीक है। सेल वॉल, ठीक है, किसमें पाया जाता है, हम सभी जानते हैं सेल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, क्लियर है। मेनली फाउंड इन प्लांट सेल, फंगी एंड बैक्टीरियल, ठीक है। कहाँ कुछ फंगी में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है ये, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। इट इज फाउंड आउटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाहर क्या पाई जाती है, हमारी सेल वॉल पाई जाती है, सबसे आउटर में पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है। सेल वॉल इन प्रेजेंट सेल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। फंक्शन देखते हैं, सेल वॉल रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। यानी जो सेल होता है ये बाहरी एक्सोस्केलेटन का वर्क करता है, यानी कि बाहरी संरचना इसको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी इसको मजबूती प्रोवाइड करता है। कौन करता है भाई, ये सेल वॉल करता है। अच्छा, और क्या क्या करता है, मेंटेन द शेप, सेल उसके शेप को मेंटेन करने का वर्क करता है। इन रूट सेल वॉल आल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एनिमल्स, अगर ये सेल वॉल रूट्स में पाया जा रहा है तो उसमें भी भाई चलो ठीक है, तुम्हारा वर्क है, हम भी करा देते हैं, चलो और पानी का भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाए। तो ये सारे फंक्शन हो गए आपके सेल वॉल के, ठीक है।
आगे बात करते हैं, सॉरी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आगे। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है भाई, देखते हैं इसके बारे में क्या खास बातें हैं। ठीक, क्या कर रहा है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है नॉर्मली, प्लांट सेल को छोड़ा जाए अगर, प्लांट सेल को अगर छोड़ दे, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ही पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये भाई इधर ये बाहर का क्या हो, बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, है ना, ये हो गया आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये आपका हो गया इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट। देख रहे हैं, इन दोनों को सेपरेट, दोनों को अलग करने का वर्क कौन कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ये दोनों को सेपरेट करने का वर्क कर रहा है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को अलग करने का वर्क करता है। ठीक है, सारी चीजें यहां तक क्लियर है। फिर क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड, ये किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की लेयर की बनी होती है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन भी पाई जाती है। मेनली फंक्शन क्या देखते हैं, फॉर्म सेल बाउंड्री एंड मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। सेल बाउंड्री का तो ये फॉर्मेशन करता है, पर साथ ही साथ इसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है। क्लियर, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, भाई ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ये वर्क हो गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसी बेस पर फिर क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन्स आर सेलेक्टिवली परमेएबल। भाई ये सेल का मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, सिलेक्टिव परमेएबल होता है, यानी कि हम बस उसी चीज को जाने देंगे जो एकदम सिलेक्टेड होगा, एकदम जो चीजें सही होंगी, यानी इसके अंदर वही जा पाएगा जिसको सेल मेम्ब्रेन इजाजत देगा, अदरवाइज कोई इंटर नहीं कर पाएगा। भाई जाहिर सी बात है, हमारे घर में आप किसी अनजान व्यक्ति को आने दोगे, नहीं आने दोगे। सेम उसी प्रकार से सेल मेम्ब्रेन होता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा काम, हाँ मैं तुमको जान पहचान रहा हूँ, तुम्हारा बराबर आना जाना रहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए सही हो, लेकिन जो चीजें हार्मफुल होंगी उस क्या उसको आने देगा, नहीं आने देगा। भाई हम भी घर में किसी को अनजान व्यक्ति को तो आने देते नहीं है, जिसको हम नहीं जान रहे हैं उसको क्यों आने देंगे, भाई नहीं आने जाने देंगे। क्लियर, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं, फिर इसी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से अगर इनटेक ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल का अगर कोई भी सेल के अंदर कोई भी मटेरियल इंटर करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कर बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये कोई फूड मटेरियल, कोई मटेरियल हो गया, ये किस में इंटर कर रहा है, एक सेल के अंदर इंटर कर रहा है, इसको किस नाम जानेंगे हम, एंडोसाइटोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन द सेल मेम्ब्रेन, ये बहुत जरूरी फंक्शन है। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात, अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं इंटर करेंगे तो उसके अंदर और सारी क्षमताएं जो चीजें हैं, जो भी सारे सेलुलर प्रोसेस हो रहे हैं वो कैसे परफॉर्म हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। द इनटेक ऑफ मटेरियल इनटू सॉलिड फॉर्म, अगर कोई मटेरियल, ठीक है, अगर आप ये समझिए हमारे पास ये है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक हो गया हमारे पास फैगोसाइटोसिस, एक हो गया हमारे पास पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब तीनों का भैया फंक्शन देखते हैं, पेन चेंज करेंगे एक बार। क्या कर रहा है, इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है हमारे पास सेल है, सेल के अंदर कोई भी चीज अगर इंटर कर रही है इसको हम इंडोसाइटोसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मतलब ये हमारे पास सेल तो है, कोई चीज इंटर तो कर रही है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए भैया, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, उसको किस नाम जानेंगे हम, फैगोसाइटोसिस के नाम से जानेंगे। अच्छा, अगर ये हमारे पास एक सेल है, कोई चीज अंदर इंटर कर रही है लेकिन ये किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, अगर वो लिक्विड के फॉर्म में होगा उसको हम किस नाम जानेंगे, पिनोसाइटोसिस के नाम जानेंगे। आई होप क्लियर होगा क्या कर रहा है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में फूड हमारा इंटर होना चाहिए, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में हमारा फूड इंटर करना चाहिए। क्लियर है, आगे बात करते हैं, चलिए आगे। चलो भाई, द इनटेक ऑफ मटेरियल्स अकर्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है, जो ये भोजन लिए जाते हैं डिफ्यूजन के माध्यम से होते हैं। अब भैया यहाँ डिफ्यूजन क्या आ गया, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है जहां पर कोई चीज अधिक मात्रा में होगी, अभी आप ये समझिए यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ भाई जहां पर पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी, पानी वहां से उस तरफ निकलने का प्रयास करेगा जहां पर पानी की कमी होगी।
बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि नदी में भैया पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो और देखते हैं जमीन पर क्या होता है, पानी नहीं रहता, इसलिए बाढ़ का पानी खेतों की तरफ या हमारे गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सेम इसी तरीके से होता है आपका कुछ डिफ्यूजन, ध्यान देना है, डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ गैसेस में होता है। ठीक है, क्या करा, सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर CO2 और O2 का ही होता है। ठीक, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का होता है या कुछ अदर सॉल्वेंट जो होते हैं उनका होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पर पानी जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। बस टर्म ये ध्यान देना है, डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, गैसेस में होता है, और ऑस्मोसिस जो होता है वो लिक्विड में होता है। बस फर्क इतना है, बाकी आपका दोनों का डिफिनीशन लगभग लगभग सेम है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, यहां पर उसका डिफिनीशन दिया हुआ है। चलिए, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, यहां से हम नई चीज देखने जा रहे हैं, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी। देखिए, एक्चुअली हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, बेसिकली 4 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है इम्परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल, एक होता है फ्रीली परमिएबल। 4 टाइप के हमारे पास बेसिकली क्या हो गई, मेम्ब्रेनेस होती हैं। इम्परमिएबल का मतलब ये होता है नॉट अलाउड इन द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस देम। भैया हमारे पास है कि कोई भी हमारे पास सेल हो गया, हम किसी भी प्रकार के मटेरियल को अंदर जाने ही नहीं देंगे, इसीलिए इसको इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, कोई नहीं इंटर कर सकता। सेमी परमिएबल का मतलब दीज मेम्ब्रेन्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। ध्यान ये देना है, जाने तो देंगे हम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी कह सकते हैं जो लिक्विड वाला फॉर्म होगा वही अंदर जा सकता है और कोई नहीं। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम, सेमी परमिएबल बोलते हैं। फिर सेलेक्टिव परमिएबल क्या कर रहा है, दीज मेम्ब्रेन्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल, यानी कि आप कह सकते हैं कि बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों जा सकते हैं, यानी कि आप दोनों के लिए, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों जा सकते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि भैया आप दोनों लोग सिलेक्टेड होने चाहिए, आप सिलेक्टेड हैं तभी अंदर जा पाएंगे, अगर सिलेक्टेड नहीं है बाहर रहिए, चाहे सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट रहिए, कोई मतलब नहीं है। अगर सिलेक्ट नहीं किए गए हैं तो बाहर रहिए। फ्रीली मतलब जिसका मन करे आ ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। These membranes allow the movement of almost all types of substances and particles across them. सब आओ जाओ। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑस्मोसिस। चलिए, ठीक है, सॉल्यूशन भाई कितने टाइप की होती है, बेसिकली 3 टाइप की होती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की होती है। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैं एक फिगर बना रहा हूं। चलिए, हमारे पास हो गए 3 कंटेनर हम ले लेते हैं। चलो भैया, एक ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ध्यान देना, मैं यहां पर करने जा रहा हूं, इसमें आपको क्या करिए, सॉल्यूट लीजिए प्लस सॉल्वेंट लीजिए। इसमें भी आप क्या लीजिए, सॉल्यूट लीजिए प्लस सॉल्वेंट लीजिए, सॉल्वेंट। ठीक, इसमें भी आप क्या करिए, सॉल्यूट लीजिए और सॉल्वेंट लीजिए। सब में एक ही है, आप ध्यान ये देना है। सॉल्यूट मैंने क्या ले लिया, चलो मैं ले लेता हूं क्या, साल्ट ले लिया, साल्ट ले लिया। ये इसमें क्या है, ये तो वाटर है भाई, तो मान लो ये वाटर ही है। ये क्या है, ये भी साल्ट ही है। मैं सब में एक ही रखूंगा, अलग नहीं करूंगा, सब में एक ही चीज रहेंगी। ये भी क्या है आपका, साल्ट हो गया, ये भी आपका वाटर हो गया। अब मैं तीनों में 3 चीज करने जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, इसमें साल्ट में ले लेता हूं क्या, 70%, वाटर कितना है 30%। इसमें मैंने ले लिया 50% सॉल्यूट एंड 50% सॉल्वेंट। इसमें मैंने ले लिया साल्ट जो है आपका 30% और वाटर 70%। ध्यान देना है, तीनों को मैंने देख लिया, तीनों कंडीशन। आपको पहले वाले में आपको साल्ट ज्यादा दिख रहा है, यानी कि आपको इसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक दिख रही है।
जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी उसको हम किस नाम जानेंगे? उसको हम जानेंगे भैया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक यानी कि सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी, है ना, सॉल्यूट की मात्रा अधिक होगी और सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी, उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। अब ये क्या है? आइसोटोनिक है। ये आइसोटोनिक का मतलब होता है भैया 50-50 का रेशियो, 50 हमारा 50 तुम्हारा, ठीक है। देखिए दोनों बराबर हैं, क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक बोलेंगे। तीसरा है क्या? इसको हम किस नाम से जानेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप साल्ट की अमाउंट यहाँ पर 30% है, वाटर 70% है। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। जस्ट अपोजिट होने की वजह से यानी कि आप ये कह सकते हैं ये जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा। तो जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटोनिक, ठीक है। यानी कि ये आपका कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, ये आपका डाइल्यूट होता है। बाकी ये तो भाई ठीक है, बराबर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आई होप ये तीनों हाइपरटोनिक आइसोटोनिक तीनों चीजें क्लियर होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। चले डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं फटाफट। हाइपरटोनिक ए सॉल्यूशन विच कंटेन मोर कंसंट्रेशन कॉल्ड हाइपोटोनिक, एंड मोर साल्ट लेस वाटर। हाइपोटोनिक में लेस साल्ट मोर वाटर, है ना, हाइपोटोनिक में। आइसोटोनिक सेम साल्ट सेम वाटर, अभी जस्ट हमने देखा, यही मैंने डिफाइन किया है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। चलो हम चलिए यहां बनाते हैं सेल। एक 3 ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं। हमारे पास सेल है, ठीक है। इसमें मैंने क्या ले लिया? ये ले लिया मैंने ये इसके अंदर ये सेल हो गया, सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, ये मैंने लिया क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। ये क्या है? आपका सेल है। मैंने एक कंटेनर लिया है, उस कंटेनर में मैंने सेल को डाल दिया है। किस कैसा? उस कंटेनर मैंने क्या लिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने एक सेल डाला हुआ है, ठीक है। देखिए फिर क्या करा है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म वगैरह हो, इसी में आपका सब सारी चीजें हैं, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पर भी करिए, सेम कंडीशन यहां करिए। नेक्स्ट कंडीशन यहां देखिए, यहां यहां पर भी न्यूक्लियस ये हुआ, यहां पर भी न्यूक्लियस ये हुआ। आप तीनों फिगर में ये देख पा रहे हैं, यानी ये तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहां पर था। यहां से धीरे धीरे जैसे हम डालेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अब इस सेल के अंदर जो भी वाटर होता है भाई वो निकलना चालू कर देगा। कहां? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि बाहर यहां पर कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक होने की वजह से ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सीधे बाहर निकलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर कंसंट्रेशन अधिक होता है, ठीक है, एक अलग प्रेशर बनता है। और परिणाम ये होता है जब सारे के सारे वाटर इस सेल के अंदर के निकल जाएंगे, सारे के सारे वाटर जब इस सेल के अंदर से निकल जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे? इस कंटेनर में, यानी इसके यहाँ पर जो प्रेजेंट था क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसमें जाकर मिल जाएंगे। तो ये सेल क्या हो गया होगा? श्रिंक कर जाएगी। ये सेल की साइज देखिए, यहाँ जो इतनी बड़ी थी वो एकदम श्रिंक करके सिकुड़ गई, एकदम सिकुड़ के क्या हो गया? एकदम छोटा सा हो गया। श्रिंक, श्रिंकेज ऑफ सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल ये इतनी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि इसके अंदर के जो सारी चीजें थी वो यहाँ पर निकल चुकी हैं, सभी की सभी देखिए, ये सभी यहाँ पर आकर इस कंटेनर में आकर के जमा हो गई। यानी उस सेल के अंदर का कंप्लीट जो था साइटोप्लाज्म वो बाहर आ चुका है। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने लिया था क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। इसीलिए ये सेल जाकर क्या हुई, जाकर के बाद में श्रिंक कर गई। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। बहुत इजीली है, बहुत ज्यादा समझने की। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन प्ला कहा भाई, एक सेकेंड। इन प्लांट सेल्स rigid cell wall is present over the cell membrane such as the cell when kept in strong salt solution यानी hypertonic solution, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द ऑस्मोसिस। भाई ये सारी की सारी वाटर देखिए एलिमिनेट कर जा रहे हैं बाहर, सॉरी, एक मिनट, ठीक,
है ना। ये सारी की सारी वाटर जो है वो क्या कर जा रहे हैं, एलिमिनेट कर जा रहे हैं, कहाँ पहुंच जा रहे हैं, कंटेनर में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ और परिणाम में सेल सोच श्रिंकेज, सेल सोच श्रिंकेज यहाँ पर शायद धीरे धीरे घटना शुरू हुई और अंततः आपको परिणाम यहाँ पर मिल ही चुका है, ये श्रिंक करके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू की, अंततः आपको ये पूरा परिणाम मिला। एनी सेल cell wall remains at the original place but cell membrane and inner contents show shrinkage, है ना। और दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और देखिए आपको सेल वॉल अपनी जगह मिलेगा और पूरा सेल सिकुड़ जाती है। इसी सिकुड़ने के हम भैया प्लाज्मोलाइसिस के नाम जानते हैं। चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने इसकी पहले अभी मैंने बनाकर समझा दिया, तो इस तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा सेल ऑर्गेनल हम डिस्कस करने वाले भैया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। चलिए एक बार पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये हमारे पास ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन इसको नाम बोलते हैं, ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोला जाता है। ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। यहाँ पर ये तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है, ये आपका जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और ये आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं क्रोमैटिन के धागे हैं, है ना, क्रोमैटिन के धागे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए हाँ, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल इन सेल ऑर्गेनल्स। हम बात करें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे प्रिंसिपल आपका सेल ऑर्गेनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई ये सारी की सारी एक्टिविटीज को यही कंट्रोल करता है, सभी की सभी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप, मोस्ट सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है वेल डेवलप्ड तरीके से। न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सो इट इज द मास्टर कंट्रोलर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। भैया ये सभी के सभी, ये सेल हमारे पास हो गया, ये अदर जो सारी ऑर्गेनिज्म सॉरी सेल ऑर्गेनल्स हो गए, इन सभी पर इसका कंट्रोल होता है, सब पर इसका कंट्रोल होता है, इसलिए इसको मास्टर कंट्रोलर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि भाई सबको कंट्रोल करने वाला यही एक ही होता है। ठीक है, जैसे घर का जो मेन मालिक होता है, जो मेन मुखिया होता है, उसकी बात सबको माननी पड़ती है। सेम उसी प्रकार से एक सेल होता है, सेल के जो न्यूक्लियस बॉस होता है, उस बॉस की बात सबको माननी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करें, फर्दर मोर इट इज द सेंटर ऑफ द सेलुलर एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। भाई ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का केंद्र होता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज करते हैं 1831 में। ठीक है, द न्यूक्लियस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी डिस्कवर्ड। हमने इसके पहले भी यही बातचीत की थी और यहाँ पर हम फिर एक बार बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, इन लेबोरेटरी न्यूक्लियस कैन बी सीन बाय स्टेनिंग ओनियन पील विथ आइदर आयोडीन, मिथाइलिन एंड सैफिनिन। आप लेबोरेटरी में जाएंगे, इसको आप आसानी से देख सकते हैं किसके साथ, ओनियन पील में आप क्या ऐड करिएगा, लीजिए ओनियन पील। ठीक है, उसके साथ ऐड करिएगा आप मिथाइलिन ब्लू करिए, चाहे आप सैफरनिन लीजिए, चाहे आप आयोडीन लीजिए, इसको आप मिक्स करेंगे, आपको लैब में न्यूक्लियस साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या पाया जाता है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, फिर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट सर्टेन प्लेसेस दीज एंड आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। भाई इसकी जगह जगह हमने अभी जस्ट देखा भाई छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे थे, इसीलिए अभी मैंने पहले कहा कि आप एक बार फिगर को ध्यान से देख लेंगे, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा फिर देख लीजिएगा। थ्रू दीज पोर्स मटेरियल मे बी एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। भाई ये जो पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स जो पाए जा रहे हैं, आ जाओ, है ना, यहाँ पर आप सही कीजिए। ये देखिए छोटे छोटे पोर्स इसलिए पाए जाते हैं जिससे मटेरियल का एक्सचेंज हो सके, उसका आदान प्रदान आसानी से हो सके। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या है, आर थिक, मोटी तो होती हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, आर विजिबल एट द, कब दिखाई देती है, केवल और केवल सेल डिवीजन के समय, जब सेल का डिवीजन हो रहा होगा उसी टाइम आपको ये दिखाई पड़ती है। रेस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन डिफ्यूज्ड
डिफ्यूज्ड एंड डिजॉल्व इन इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जब अपनी आराम की अवस्था में होती हैं, ये आपको विजिबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भैया वो जाकर क्या डिजॉल्व हो जाती है क्रोमेटिन मटेरियल में। जब क्रोमेटिन मटेरियल में आप डिजॉल्व हो जाएंगे तो कहाँ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी आप ये कर सकते हैं, जब डिवीजन का टाइम होता है ये एक्टिव हो जाती हैं, उसी टाइम आपको ये दिखाई पड़ेंगी। क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, इट इज विजिबल एज द इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिख सकता है। ठीक है, और कभी कब दिखेगा, मैंने ये बताया जब इसका डिवीजन होने वाला होगा तब। क्रोमोसोम्स आर द पैकेट्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये किसका भाई, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ये पैकेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी में आपका डीएनए पाया जाता है, डीएनए की इसी के अंदर आपका जीन पाया जाता है। दे आल्सो कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर एट द टाइम सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनना। ठीक है, यानी एक सेल से नई सेल बनना। तो भैया इसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसको ट्रांसफर कर देगा, जो नई बॉडी बनी है इसमें ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है, बस इतना ही वर्क है। ठीक, द जेनेटिक एंड सॉरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ए क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसी क्रोमोसोम्स में एक स्मॉल छोटे छोटे भाग में यानी सेगमेंट के फॉर्म में होते हैं, किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। दीज सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ क्रोमेटिन थ्रेड। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा, आपका पाया जाएगा डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा, जीन। ठीक है, ये आपका पैटर्न है, ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। मेनली फंक्शन क्या है इसका भाई, मेनली फंक्शन इसका देखते हैं। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सो इट हैज कमांड ऑल कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज इन द इनसाइड द सेल। हमने बताया कि बॉस होता है, बॉस भाई पूरा का पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में होगा, सेल के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म पर आते हैं अब हम। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, है ना, काइटिन, सेल वॉल हम सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। चलिए देखते हैं इसका जो मेन वर्क क्या है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेल इज फिल्ड विथ जेली लाइक मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो दिख रहा है पूरा, ये वाला, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म द सीट ऑफ मेनी बायोकेमिकल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ अच्छा एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं और भी सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, सच है ट्रांसलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस यहीं पर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही तो है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई, आपको दिख रहा है। ये आपका न्यूक्लियस दादा हो गया, ये शेर हो गया, एक रेर हो गया, है ना, शेर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी सभी के सरफेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सभी की सभी राइबोसोम्स हैं। ये सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है, ये देखिए। ठीक है, चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स एंड सीट्स। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स। ठीक है, क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स, तीनों का फंक्शन देखते हैं क्या है। सिस्टर्नी जो होता है ये ब्रॉड होता है, फ्लैट एंड इलांगेटेड पैरेलल शेप में, देखिए इलांगेटेड लंबे होती है, थोड़ा पैरेलल शेप में है, पैरेलल शेप में है। वेसिकल्स स्फेरिकल शेप में होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। ट्यूबुल्स आर ब्रांच्ड एंड ट्यूब लाइक स्पेसिस, और जो ट्यूबुल्स होता है थोड़ा सा ब्रांच होता है, वो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। ट्यूबुल्स के नाम से क्लियर है, ट्यूबुल्स मतलब ट्यूब से रिलेटेड होगा। आगे बात करते हैं भैया, इसके दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, है ना, कौन कौन से, हमने पहले बताया, एक शेर, एक रेर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम, ध्यान रखिएगा, शेर के पास राइबोसोम नहीं होता है, सरफेस इज स्मूथ, भाई जिसके सरफेस पर ये हमारे पास क्या हो गया, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके सरफेस पर जब कोई राइबोसोम ही नहीं पाया जाता तो एकदम स्मूथ होगा, यानी बहुत ज्यादा एकदम चिकना होगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। ध्यान देना है,
स्मूथ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करती हैं? लिपिड और स्टेरॉइड का करती हैं, ध्यान रखिएगा। इट हेल्प इनटू द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और किसमें हेल्प करता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस मीन इसका मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर भैया? सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इस पॉइंट को ये भी ध्यान रखना है, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी वर्क करता है। फिर क्या करें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। भाई यहाँ पाया जाता है और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। भाई जहां पर पाया जाएगा वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई जो भी यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, उसको डिस्पैच करके कहाँ भेजेगा? भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको आगे की तरफ लेकर के जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिक्टियोसोम, यानी गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपार्टस। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया एक बार, ठीक है? आगे बात करेंगे। चलिए, ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है? इसका फिगर है, देख लेंगे। ये सिस वाला फेज होता है, ये ट्रांस वाला फेज होता है, ठीक है? ये सिस, ये ट्रांस। क्लियर? यानी एक कॉन्केव सरफेस होता है, एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है। क्लियर? गोल्जी अपार्टस इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी वेसिकल ट्यूबुल्स इसमें पाए जाते हैं। धन्य। और जो यहाँ पर वेसिकल्स होता है, ध्यान देना ये वाली बात ये है, ये जो वेसिकल्स होते हैं किसका फॉर्मेशन करती हैं? लाइसोसोम कवर करती हैं। ध्यान रखना है, क्या 3 तो होती हैं, लेकिन इसमें से जो वेसिकल्स होती हैं ये दोनों नहीं, वेसिकल ये किसको देती हैं? भाई लाइसोसोम को। क्लियर है? आगे बात करें। गोल्जी अपार्टस इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, कब? 1898, यानी 2 साल कम, नहीं तो 1900 में ये भी पहुंच जाते, है ना? चलिए, फंक्शन क्या होता है? वेरियस सब्सटेंसेस synthesized by endoplasmic reticulum and ribosome are assembled in Golgi body. These are packaged and dispatched the various targets inside the outside the through the Golgi portal. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन सिंथेसिस करके बना के भेजा गया था, अब वहीं से जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होगा, वहीं से गोल्गी बॉडी का वर्क चालू हो जाता है। वो क्या करेगा? भैया ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम लाओ, अब हमको ट्रांसफर कर दो, हम पैक पुक करके ले चले जाएंगे पूरे बॉडी में, ठीक है? वहां से कौन उठाएगा? आपको गोल्गी बॉडी उठा कर लेके चलेगा कहाँ? पूरे बॉडी में जाएगा ये, ठीक? उसके बाद अच्छा, गोल्गी बॉडी इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। ध्यान ये भी देना है, आपने देखा गोल्गी बॉडी किसका फॉर्मेशन कर रहा है? लाइसोसोम का कर रहा है ना? वो भी गोल्गी बॉडी में कौन सा वाला पार्ट? वेसिकल वाला पार्ट, ध्यान रखना है भाई, ठीक है? चलो, लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो गया। देखो भाई, ये लाइसोसोम यहाँ दिख रहा है सेल के अंदर, ये वाला, यही आपका लाइसोसोम है। क्लियर है? हाँ, अब इसकी पूरी बात करते हैं। These were discovered by क्रिस्टियन डी डुए। कौन खोज किया था भाई इसकी? डुए, डुए साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है? These are सिंगल वाल्ड, ध्यान रखिएगा, सिंगल वाल्ड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल वाल्ड थी, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल वाल्ड होगी, लेकिन ये आपकी सिंगल वाल्ड होती है। स्फेरिकल वेसिकल होता है। बहुत स्ट्रांग हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, लाइसोसोम में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है? उसको डाइजेस्ट करने का वर्क करती हैं कौन? लाइसोसोम, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब उसमें कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है, यही थैलियाँ फट जाती हैं। जब ये फट जाती है तो इसी को हम किस नाम जानते हैं? सुसाइड ऑफ लाइसोसोम, या सुसाइडल बैग बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोली जाती है, ठीक है? फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ मटेरियल दैट इंटर द सेल, हेंस दीज आर आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स, ठीक है? तो भाई मटेरियल का डाइजेशन करता है, इसीलिए इसको हम डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। Sometimes during disturbance in cellular metabolism, lysosome burst। हमने वही बताया भाई, जैसे ही गड़बड़ी होगी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ये फट जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम छेड़छाड़ करेंगे, अंदर से कुछ हो रहा है तो चीजें डैमेज होगी, तो वहां पर ये फट जाती है। दिस बस्टिंग कैन डैमेज द सेल पार्ट्स, और परिणाम ये होता है कि जो सेल के जो पार्ट्स होते हैं सेल ऑर्गेनल के, वो डैमेज हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप वो सेल ही डेड हो जाती है। दिस में कॉज डेथ ऑफ द सेल, इसके फटने की वजह से पूरी सेल ऑर्गेनल डिस्टर्ब होते हैं और उस सेल की डेथ हो जाती है। सो लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड
या नोन एज, भाई एक ही चीज काटो, है ना, नोन एज सुसाइडल बैग, ठीक है, आत्मघाती थैली या आत्मघाती बैग के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, बेंडा, सी बेंडा करके नाम साइंटिस्ट थे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, आप सभी ने देखा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, हम सभी जान रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन यही करता है, यानी कि पूरे सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अगर यही माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन न करे तो उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, बिकॉज दिस सर्व टू द प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर लॉन्ग रॉड शेप, आप देख पा रहे हैं लॉन्ग है, रॉड जैसा शेप, डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी इनफोल्डिंग, है ना, जिसको हम क्रिस्टी के नाम जानते हैं। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम क्रिस्टी के नाम जानते हैं, ठीक है। क्रिस्टी फाउंड मेनी एफ1 पार्टिकल। अब ये जो अंदर हमारे पास ये देखिए डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है हमारी, है ना, ये इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पर आइए आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम किस नाम जानते हैं? F1 पार्टिकल्स के नाम जानते हैं। यही तो करते हैं आपका मेनली वाला वर्क, यानी मेन वर्क जो होता है एनर्जी बनाने का F1 पार्टिकल्स का ही होता है। चलिए आगे बात करें, इसके पास अपना भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ये ध्यान रखिएगा, मार्क करिएगा, ठीक है। इसके पास अपना खुद का डीएनए, खुद का लाइसोसोम, सॉरी राइबोसोम होता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी फॉर द सेल, है ना, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, बना कर रख देगा भैया, जब जब जरूरत पड़ेगी उसका यूज किया जाता रहेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं प्लास्टिड की, बात करते हैं भैया। देखिए इस लेक्चर में भैया आपको कहीं पर भी हम पढ़ाई के समय से पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें कभी और की जाएंगी। प्लास्टिड जिसको हम लवक के नाम जानते हैं, ठीक, दीज ऑर्गन्स आर फाउंड ओनली इन, ऑर्गन नहीं भी होगा, ऑर्गेनल होगा, ऑर्गेनल, ठीक है, किसमें पाई जाएंगी? केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं। और दीज आर डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल वॉल्ड होती हैं, ठीक है, विच इसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, यानी आप देख पा रहे हैं एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक प्लास्टिड होता है। ये तीन ही सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पिगमेंट ऑफ फंक्शन, प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट आपको कलर, बेसिकली आपको कलरलेस मिलेगा, यानी आलू आलू का जो कलर होता है आप देखेंगे क्या, थोड़ा सा उसको हम कलरलेस मानते हैं, ठीक है, ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, और साथ ही साथ ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट का ही भाग होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। चलिए अच्छा, इसका जो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन क्या है? स्टोर द फूड, स्टोर द फूड इसका मेन वर्क होता है। क्रोमोप्लास्ट, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पिगमेंट, बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। दे यूजुअली सर्व टू मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये भोजन का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? बिसाइड फोटोसिंथेसिस द क्रोमोप्लास्ट आल्सो प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक कलर टू, भाई इसी की वजह से, भाई वो तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट तो कर ही रहा है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनको भी जो कलर मिल रहा है कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। भाई सेब रेड होता है, बैगन बैगनी कलर का होता है ना, ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। तो ये जो कलर दिख रहा है कहाँ से आ रहा है? इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से तो हमको मिल रहा है कलर। अगर यही क्रोमोप्लास्ट हटा गायब करो, कलरलेस हो जाएगा वो भी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोप्लास्ट इज ग्रीन पिगमेंटेड प्लास्टिड इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर यही क्लोरोप्लास्ट ना हो भैया तो आप ये कह सकते हैं प्लांट में कुछ भी पाया जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी प्लास्टिड की वजह से, यानी कौन? क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अगर यही फोटोसिंथेसिस ना हो तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है। आगे बात करके राइबोसोम, राइबोसोम फ्रॉम द प्रोटीन, मेन वर्क क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में 70s टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 80s के टाइप का होता है। यहाँ पर सेगमेंट लिखा हुआ है, यहाँ यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये वाला यस जो दिख रहा है ये, है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट,
ठीक है, आगे बात करें वैक्यूल्स, दीज आर स्टोरेज सैक। वैक्यूल्स, ये सेल हो गया, ये वैक्यूल हो गया, ये जो पूरा कहता है ये पूरा स्टोरेज है। प्रोटीन लाओ, अमीनो एसिड लाओ, न्यूक्लिक एसिड लाओ, सब हम यहाँ पर जमा करके रखेंगे, अपने पास रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज 50 टू 90% द सेल वॉल्यूम। एक सेल का लगभग 90% कवर एरिया यही कवर करता है, यानी बचा क्या, बचे में सब रहेंगे। एनिमल सेल्स देयर साइज इज वेरी स्मॉल। एनिमल सेल में इसकी साइज बहुत छोटी होती है, ना के बराबर होती है। फंक्शन, वैक्यूल स्टोर्स मेनली द सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। यानी सेल सैप यानी सेल जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल न्यूट्रिएंट होता है, उसको ये इकट्ठा करता है। साथ ही साथ टर्जिडिटी और रिजिडिटी यानी उसमें जो है मजबूती और उसमें दृढ़ता दोनों प्रोवाइड करने का वर्क कौन करता है, हमारा वैक्यूल करता है। आगे हम बात करें क्या कर रहा है नेक्स्ट। खत्म भाई आपका। आई होप, हमें लगता है कि वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आपका पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको। ये कंटेंट और सारी चीज़ें बनाने में आप सभी को बता दें, मेहनत तो लगती है, आप सभी जान भी रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर पाएंगे उतना ही बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।